Good morning, Namaskar. I, Vikram Kaur, on behalf of Sri Sasank Anand, IPS, IG Frontier Headquarters BSF Jammu, welcome all our media friends of electronic as well as print media houses at this press meet. It's my honor to say that BSF Jammu Frontier has made substantial achievement in Ops Sindoor, which you have already covered during your border visit. We are thankful to you all and expect that the bonding of BSF and media person will remain quite strong over a period of time, being transparent and trustworthiness in our working culture. We highly appreciate your cooperation and support and the way you have covered BSF action on Jammu international border during Ops Sindoor as well as other occasions. Now, on behalf of IGBSF Jammu, I once again welcome you all for sparing your valuable time from your busy schedule and request IGBSF Frontier to kindly brief the media person. Thank you. Jai Hind. थैंक यू डीआईजी साहब। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूँ और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूँ और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद ऑप पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होकर देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही ये भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांबा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स
जो कि हमारे काउंटर पार्ट हैं सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। और हम चाहेंगे कि इस ब्रीफिंग के बाद मीडिया कर्मियों के साथ उनका इंटरेक्शन हो, आप उनसे खुलकर सवाल जवाब कर सकते हैं। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तो उसके बाद से इंटेलिजेंस एजेंसीज की ओर से हमें इस प्रकार के भी इनपुट्स आ रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, उसकी आड़ में पाकिस्तान के द्वारा दोबारा से आतंकवादियों को सीमा पार घुसपैठ के लिए भेजा जा सकता है। और ऐसे में सीमा की चौकसी बेहद जरूरी हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में अवगत कराना चाहूंगा। 8 तारीख की रात को जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे। और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। बीएसएफ ने ये फैसला लिया कि जब तक ये समूह हमारी निगरानी में है, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करने दें। और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उस इलाके के जो सेक्टर कमांडर हैं श्री मंड, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों में आपको उस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। डीआईजी इंद्रेश्वर नगर।
धन्यवाद श्रीमान। 8 तारीख की रात को जैसे आईजी साहब ने बताया, भी काफ़ी इनपुट्स हमारे पास थे। भी भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है। तो हमने 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है। इट वाज ऑलरेडी प्लान। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर जेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ कर भागने लग गए, और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ, और जो इनपुट्स हैं काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी, और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वी हैव ऑलरेडी ब्रीफ यू ऑन साइट अबाउट दैट। तो 8 तारीख की रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया, और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। और इस घटनाक्रम के बारे में आपको और संक्षिप्त तौर पे अवगत कराने के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर सुंदरबनी श्री वीरेंद्र दत्ता से कि वो आपको इस घटनाक्रम के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि 8 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट हमारी तरफ बढ़ा दिया था। इसी संदर्भ में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज़ है, और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फ़ायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सो दैट बाद में जाके हिंटरलैंड के अंदर ये हमारी आर्म फोर्सेस के या हमारे कैंपसेस को ये टारगेट कर सके। सो ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहाँ पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सेलेक्ट किया, बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया। तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कंफ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहाँ पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया, ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें।
एंड वो हम अचीव भी कर पाए एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी BOPs को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफ़ी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। थैंक यू DIG साहब। इसी के साथ साथ 9 और 10 की रात को जब आरसपुरा सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी, तो BSF डटी रही और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे। तो BSF के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा DIG सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल से कि वो आप सबको ब्रीफ करें। जैसा कि IG सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को, तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गाँव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक BOP ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। धन्यवाद DIG साहब। तो इस घटनाक्रम में साथियों दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। BSF के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन BSF ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं।
हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया, और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए, और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही, और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे है, और वो आगे इसलिए है क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए और देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। हमारी निगरानी अभी भी चौकस है, क्योंकि इस प्रकार की इनपुट्स है कि दुश्मन को जो भारी नुकसान पहुंचा है तो उसका बदला लेने के लिए वो फिर घुसपैठ या उसकी जैसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी किसी प्लान को वो अंजाम दे सकते हैं। तो बीएसएफ 24 घंटे दिन रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल चुस्त है, और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, और विशेष तौर पे जब अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ अगले 3 जुलाई से होने वाला है, तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार का घुसपैठ या कोई भी अप्रिय घटना ना हो। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने आज समय निकाला यहाँ आने का,
काफ़ी समय से मैं भी चाह रहा था कि आप सबके साथ इंटरेक्शन करूं, तो अब अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो हम उनको ज़रूर आंसर करना चाहेंगे। हम एक एक करके उन सवालों को ले सकते हैं। मैं DIG जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया इसको कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, राइट साइड से प्लीज़। सर, मेरा नाम अंकित है, मैं TV9 को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि BSF ने किस तरीके से कार्रवाई की। मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आईजी सर आपसे, एक स्पेसिफिक कितनी पोस्ट हमने पाकिस्तानी रेंजर्स की तबाह की। दूसरा DIG सुंदरबनी से मैं पूछना चाहूँगा सर, सुंदरबनी के ठीक अपोजिट ऐसी रिपोर्ट्स है कि सुमानी एक इलाका आता है, वहाँ पे पाकिस्तान का एक लॉन्च पैड था जिसका नाम ISI कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड कहा जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि उसको भी तबाह किया गया। अगर आप बता सके इससे रिलेटेड। आपके पहले क्वेश्चन के जवाब कि हमने कितने पोस्टों को ऊपर फायर किया है, हमारी कितनी पोस्टों ने फायर झेला है, तो हम बता दें कि 60 BOP हमारी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर 60 BOP इन्होंने जो है बिल्कुल फायर को फेस किया है जितना भी एनिमी से आ रहा था, और 49 FDL। इसके काउंटर में हमने भी जो है 76 BOP काउंटर पार्ट की और 42 FDL में जो है काफ़ी तादाद में फायर गिराया है। इनको काफ़ी नुकसान हमने भी यहाँ से पहुँचाया है। सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि सुंदरबनी आपने DIG साहब से पूछा है तो DIG सुंदरबनी उसको एड्रेस करेंगे। 9 तारीख को जैसे आपने बताया ISI कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी ISI कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको ISI ऑपरेट करता है। अपने इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे। पहले काफ़ी एक्टिव था लॉन्च पैड, और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाए भी हैं। ISI कॉम्प्लेक्स को हमने जो है उस पर मोटर्स और RF का फायर किया और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये ISI कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। सर पंकज शर्मा सर, न्यूज़ 24 से। सर पंकज सर, न्यूज़ 24 से जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर कितने आतंकी जो हैं जो लॉन्च पैड में मौजूद थे, जो तबाह आपने किए, कितने आतंकी मारे गए? कोई फिगर अगर आप शेयर करना चाहें, कितने रेंजर उनके मारे गए? क्या अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है जैसा आप कहते हैं, क्या अभी वहां पर ट्रेनिंग कैंप लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं? क्या टेररिस्ट की मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं? तो कितना फिगर अभी है उस पर अगर एक्टिव है तो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है पंकज जी। ये जो असेसमेंट है ये BSF का भी एक अपना इंटेलिजेंस सेटअप है, और इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो रिप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं। और ये ज़रूर बात सामने आई कि जब BSF के द्वारा पाकिस्तान पे ये प्रहार किया जा रहा था तो इसमें पाकिस्तान ने अपने कई गांवों को खाली किया और वहाँ पे हर प्रकार की मूवमेंट रोक दी गई। एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति उस तरफ उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने इम्पोज करी। तो ऐसे में सूचना का आदान प्रदान जो है वो चल रहा है, और कुछ जानकारी हमारे पास आई है जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो आज के दिन मैं ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा, परंतु हमारे पास ठोस सूचना आई है कि इन लॉन्च पैड्स पे उनका नुकसान हुआ है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आगे की उनकी क्या योजना है, तो देखिए इस मुल्क पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा, और आने वाले समय में इस बात की आशंका ज़रूर है कि उनके द्वारा दोबारा से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए BSF सक्षम है, और हम टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम्स को भी लगा रहे हैं जिससे दुश्मन की या आतंकवादी अगर सीमा के नज़दीक भी आते हैं तो हमें उसकी जानकारी पहले से मिल जाए। तो इनके ऊपर प्रयास हमारा लगभग काफ़ी समय से चल रहा है और इसको हम अब स्पीड अप कर रहे हैं। Please. So Gursimran from Republic TV. My two questions will be with regards to, first is that BSF has carried out preemptive strikes. We have seen retaliatory strikes taking place, but this was preemptive strikes, and the Prime Minister has also said that Operation Sindoor is a new normal. So can we expect that on the international border the BSF's new normal is the preemptive strikes,
And the second question is that we have seen also that many of the forward posts are still occupied. There are inputs by the Pakistani army. So do you feel that they are also planning some kind of retaliation to what they have faced? Because on international border, Pakistan has been completely decimated. Okay, so thank you, Mr. Gursimran. Your first question about the fact that I'm sorry, I lost track of the first one. It was that the preemptive strikes are Preemptive due strike, now. right? Thank you for reminding me. So you see, BSF is always known as the first line of defense, and it has been the policy of our country not to unnecessarily provoke someone or retaliate without any reason. When the Operation Sindoor began, and on 8th night when we witnessed some kind of a threatening movement towards the IB, it was decided that we would not allow them to succeed in their plans, and therefore this preemptive strike was undertaken by BSF. As of now, the two countries through their DGMOs have come to a ceasefire agreement. There is an understanding between the two nations, and we are adhering to that understanding. However, in case the BSF is fired upon or any of our civilian assets are targeted by the other side, we will definitely resort to retaliation, and retaliation in good measure. That addresses, I think, your first question. And your second question with respect to build up at the forward locations. So we are definitely keeping a close track of the activities on the other side. And as I said, we cannot and we have not let our guard down. We are maintaining the highest possible vigil at the border, and we are ready to face any situation that is posed to us by the other side. सर मेरा नाम रमन सैनी है और मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से हूं। मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो हमने कई ऐसे वीडियो देखे कि जब बीएसएफ की तरफ से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे, वो वीडियो जो है। एक तो उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली अगर बता सके। दूसरा सर, अभी जिस तरीके से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अभी क्या इनपुट्स हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कितने लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर किस तरीके की आतंकियों की तादाद जो है उसकी आप जानकारी को शेयर कर पाए तो। ओके, आपके पहले सवाल के लिए मैं डीआईजी इंद्रेश्वर नगर मिस्टर मंड को कहूँगा, क्योंकि इनके इलाके का वो वीडियो था, तो आपको ये बताना चाहेंगे। Well, running away from their post, deserting their post, is not in the grain of a soldier. That indicates total degradation of his morale. But accurate and forceful retaliation by BSF to his challenge, and that sums up the way they deserted their post. Even after that, there were very little movement was observed in their post. That indicates that they deserted the post and they spent their nights outside. That's what. शायद ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बीएसएफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उनको देखने को मिलेगा। मे बी दे वर कॉट लेस प्रिपेयर्ड। और आपका जो दूसरा सवाल था लॉन्च पैड्स के बारे में, मैं डीआईजी जी श्री विक्रम कंवर से अनुरोध करूँगा। रिगार्डिंग द इनपुट अबाउट द लॉन्चिंग पैड, आपको पता है कि दुश्मन भरोसे लायक नहीं है और दुश्मन की जो एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करता है। जितनी भी इनके जो तंजीम हैं, जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा ये अपने को रिऑर्ग करते हैं। तो हम ये कह सकें आने वाले टाइम में फिर इन्होंने दोबारा रिऑर्ग होना है और फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो हमारी उन पर पैनी नज़र है। हमारी जो सोर्स इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमको, और वो कोशिश हम यही करते हैं कि इनको जो है नोटिस में रखें और कोई ऐसा एक्शन पर, जैसे सर ने बताया प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। Hello sir, I'm Tejshri from Times Now. You mentioned about destroying the terror launch pads in Luni particularly. They belong to Lashkar-e-Taiba. You also mentioned about they being launched and destroyed in two phases. So if you could please highlight that how they were destroyed in two phases, what was the movement over there, and what action did they take and how we retaliated. So as I said that this launch pad is situated about 3 kilometers from the international boundary, and for the last couple of months, starting from January, we were continuously getting inputs about a lot of activity taking place at Luni from various intelligence sources, and therefore as the build up to Operation Sindoor was taking place, we
decided to target some of these launch pads, and Luni being very close to the international boundary and also being one which is situated by the Indian forces from 3 sides. So BSF was present on all 3 sides. It is essentially in the Chicken's Neck area, close to down south of Aknoor, and this was one launch pad which was, as I said, surrounded by BSF from 3 sides, and therefore very easy for us to take out. And a plan was put in place that in case the enemy opens fire in that sector, then we will definitely take out this launch pad. And that is what happened on the night of 9th and 10th of May. As my DIG had narrated, that this launch pad was targeted using our special weapon systems from many sides, multiple sides, and as a result of which the kind of intelligence reports that we've got from the agencies is that this launch pad has in fact inflicted heavy damage, and there are lots of casualties also that have been reported to us. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूँ सर। मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल कि जिस 9 तारीख को जब ये फायरिंग शुरू हुई, तो क्या पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद में वहाँ के रेगुलर आर्मी भी बॉर्डर पर देखी गई थी? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जिस तरह से आपने बहुत सारे आतंकियों को वहाँ ट्रैक किया जो घुसपैठ करने की कोशिश में थे, तो जब बीएसएफ पर ये फायर आ रहा था, तो क्या वो आतंकी भी जो है हम पर फायर कर रहे थे या वो सीधा भाग गए थे? मंड साहब, आप सेकंड क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे? As far as 8th night is concerned, as already intimated, a group of उनका सवाल हिंदी में। 8 तारीख को रात को जैसे बताया गया, अभी एक ग्रुप इनका एडवांस कर रहा था, और इसके बैकड्रॉप में ऑलरेडी हमारे पास इनपुट्स थे, तो टेक्टिकल कॉल ली गई भी इनको बिफोर दे कैन इन्फिल्ट्रेट और कॉज harm to our boys or our infrastructure, so we should strike them preemptively, which was done. और उसमें जो हमारे सर्विलेंस फीड में भी दिखाई दिया भी इनके ऊपर जो है स्टिक जो हमारे बम्बार्डमेंट हुई है, और इनके भागने दौड़ने के भी फीड्स आए थे उस समय हमारे पास, तो वो हमने अचीव किया उस एरिया में। और साथ ही उस समय रियल टाइम इनपुट भी हमें एक इनकी मूवमेंट का मिला था। दे वर लोकेटेड एट अ सर्टेन प्लेस अक्रॉस द बॉर्डर, तो उसका रियल टाइम इनपुट मिला, तो वी स्टक एट दैट प्लेस एज वेल। तो जो इनपुट्स अभी काफ़ी नुकसान इनका इन स्ट्राइक्स के साथ हुआ है। इसके साथ साथ जब ये हमने जब ये स्ट्राइक उन पे करा, तो उसके कुछ समय बाद व्हीकुलर मूवमेंट भी उस तरफ देखी गई, काफ़ी गाड़ियों का आना जाना हुआ, एम्बुलेंसेज को भी देखा गया, स्पेशली आरएसपुरा सेक्टर के अगेंस्ट जब ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही थी। आपका जो पहला सवाल था रेगुलर्स को लेके, तो डेफिनेटली देयर वाज अ लॉट ऑफ बिल्डअप जिसको हम अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये डीजीएमओ लेवल पे जो टॉक्स हुई हैं उसके अंदर डी एस्केलेशन की बात भी रखी गई है। तो दोनों देश की सेनाएं अपने तरीके से उसको अंजाम दे रही हैं, और लेकिन बॉर्डर पे जो भी हलचल है उस पे निगरानी हमने बरकरार रखी हुई। नहीं, 1 by 1, सॉरी, वी थिंक सो कि वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विशाल है सर, मैं यूएनआई न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सर मेरे 2 सवाल हैं। जिस तरह से बीएसएफ ने काफ़ी भारी नुकसान जो है वो बॉर्डर के उस पार पहुँचाया है, और इस तरफ भी जो उनकी वेपनरी जो है वो नष्ट की है, तो सर क्या आप बता सकते हैं कि जो वेपनरी यूज़ की गई है पाकिस्तान द्वारा, खासकर ड्रोन के हवाले से मेरा ये सवाल है कि क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि वो कहाँ की बनी हुई थी? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अभी मौजूदा हालात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उनको भी बोला है कि वो वापस अपने घरों में जा सकते हैं, अभी शांति का माहौल है और सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, स्कूल जो है वो खुल चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सर वो किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो ले रही है ताकि जो रिहायशी लोग हैं बॉर्डर के इलाकों के वो वापस शांति से जो है वो उन इलाकों में रह सके, और आप किस तरह से उनको संतुष्ट कर पाए? बहुत बढ़िया। आपका मैं दूसरे सवाल को पहले लेना चाहूँगा। तो जब से सीज फायर डिक्लेयर हुई तो चीज़ों को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है। हमने भी बॉर्डर डोमिनेशन
जैसा मैंने कहा कि हमारा बरकरार है। कुछ इलाकों में अभी भी फेंस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में गेहूं की फसल का कटना बाकी था। तो अब बीएसएफ के द्वारा किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आएँ, अपनी फसल को काटें और आने वाले समय में आगे की जो फसल लगाने का काम है उसको भी शुरू करें। हम देख रहे हैं कि सीमा के उस पार भी पाकिस्तान के किसानों के द्वारा भी एग्रीकल्चर का कार्य जो है वो शुरू करा गया है। तो लेकिन जो भी हमारी तरफ से किसान आगे जाते हैं तो उनको हम हेवी प्रोटेक्शन में भेजते हैं। हम हर एक अपने नागरिक की जान की कीमत समझते हैं और हम उनको प्रोटेक्शन, जैसा मैंने कहा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं। कम्युनिटी बंकर्स यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी लोगों ने उसमें पनाह ली, काफ़ी लोग अपने घर को बंद करके शहर में गए और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा आश्वासन हम सीमा के पास रह रहे हमारे नागरिकों को आपके माध्यम से भी देना चाहेंगे। आपका जो पहला सवाल था कि दुश्मन की तरफ से किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, तो उसके बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी पहले से भी थी, जिन हथियारों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो ड्रोन वॉरफेयर एक नए तरीके से इस बारी इस्तेमाल किया गया है, इस चुनौती से बेहतर निपटने के लिए हमारी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रही है, ना सिर्फ बीएसएफ की बल्कि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी के साथ मिलके इस विषय पे कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में हम भी किस प्रकार इस आधुनिक तकनीक से दुश्मन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस विषय पे भी कार्य जोर से आगे बढ़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, सोमिल अब्रोल PTI से। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं उसको टैकल करने के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म किस तरह से आप उसका ठोस उसके ऊपर कदम उठा रहे हैं, ये सवाल। तो देखिए साहब, जम्मू कश्मीर का जो ये प्रांत है ये इतने सालों से मिलिटेंसी इसने देखी है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखा है। तो यहाँ पे सभी एजेंसीज के बीच में, चाहे मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, मैं CAPFs की बात करूँ, मैं आर्मी की बात करूँ, एयरफोर्स की बात करूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करूँ, यहाँ पे समन्वय बहुत ही बेहतरीन है। और आपने मल्टी एजेंसी सेंटर का भी आपने नाम सुना होगा, जिसके नेक्स्ट वर्जन का हाल ही में दिल्ली में माननीय गृह मंत्री ने अभी पीछे उद्घाटन किया था। तो ये बहुत सारे ऐसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम हर प्रकार की ऑन अ डेली बेसिस हम इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करते हैं। और ना सिर्फ आदान प्रदान होना, हम लगातार मिलकर उच्च स्तरीय बैठक करते हैं जिसमें एक एक इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर बारीकी से डिस्कशन होता है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम BSF में हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को बहुत सीरियसली लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी इनपुट आए उसके ऊपर ऑन ग्राउंड बेहतरीन एक्शन लिया जाए, ठोस कदम उठाए जाए, ताकि उस इंटेलिजेंस में अगर घुसपैठ की कोई सूचना है तो उसको हम निष्क्रिय करें, विफल करें। सर मैं रजत बोल रहा हूँ जी न्यूज़ से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या पाकिस्तान की जब आपकी तरफ से कार्रवाई की जा रही थी तो पाकिस्तानी रेंजर्स या फिर आर्मी की तरफ से कहीं व्हाइट फ्लैग दिखाया गया या कोशिश की गई कि बातचीत हो या ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसमें कहीं वो ठहराव आ सके? दूसरा सवाल सर, कोई स्पेसिफिक नंबर्स की कितने लॉन्च पैड और कितने फॉरवर्ड पोस्ट पाकिस्तान की यहाँ पर तबाह की गई है, उनका कुछ नंबर अगर मिल सके? तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ऑलरेडी DIG साहब ने दे दिया था, आप चाहेंगे तो आपको अलग से भी ये बता देंगे। जहाँ तक आपका पहला सवाल था, तो जो बातचीत जो भी हो रही थी साथियों, वो DGMO लेवल पे ही हो रही थी। ग्राउंड लेवल पे
हम रेंजर्स से कोई भी बातचीत नहीं कर रहे थे और अभी भी फ़िलहाल हमने किसी प्रकार की बातचीत की शुरुआत उनसे नहीं करी है। हम उनकी हरकतों को देख रहे हैं कि वो उनकी मंशा क्या है, उनकी हरकतें किस प्रकार की हैं और आने वाले समय में इसका फैसला लिया जाएगा कि दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में किस प्रकार के संबंध बनेंगे। Good morning, sir. I'm Shuchi, representing Greater Kashmir. Sir, my question relates to tunnels. Tunnels have been a greater threat. In the recent past, we had heard that, it was presumed that some terrorists had infiltrated through tunnels only. Union Home Minister during his recent visit also talked about this, that tunnels to tackle the threat of tunnels. You are, adopting various kinds of measures. So whether this threat has been sorted out or it still persists, and what is the threat perception vis-a-vis tunnels? Right, ma'am. So tunnels have been historically over the past decade been used sometimes successfully, sometimes unsuccessfully for infiltration, and this has remained a challenge for BSF. But as I said, we have also not kept quiet. We have invested in technology, and as I speak, this kind of investment, this kind of approach for adaptation of modern technology is ongoing, and we would always like to be one step ahead of the adversary. So not just tunnels, there are other kinds of means also by virtue of which the adversary can attempt infiltration, and the target that has been given to us by the government of zero infiltration is of prime importance for us, and we are managing all those various possible means of infiltration using not just technology but also by our manual presence on the ground. We must never forget that the boots on the ground who are day in and day out standing almost say 100 to 150 meters apart all throughout the international boundary are a very, very important asset for us, and so therefore that asset coupled with technology is giving us very good results. And as I said, BSF has been able to successfully neutralize many infiltration attempts that have taken place in the past, but this is definitely an area of interest for us, and we will continue investing in any technology which can help us keep our borders absolutely sterile and free from infiltration. Thank you. Mr. Anand. नमस्ते सर, मेरा नाम कोमल सिंह मनहास है, न्यूज़ 18 इंडिया टीवी चैनल से हूँ। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि बीएसएफ के जवानों ने और महिला जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को जो सफल बनाने में अपना शौर्य दिखाया है। सर मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल है, आपने अपनी ब्रीफिंग में कहा था कि अमरनाथ यात्रा आ रही है, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इनपुट है कि घुसपैठ की कोशिश और हो सकती है। क्या ये जान पाना आसान होगा हमारे लिए कि कौन सी सीमा से घुसपैठ की कोशिश के इनपुट्स आपको मिले हैं और कितनी तादाद में आतंकी जो है घुसपैठ की फिराक में है? थैंक यू सर। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं। जो पास में भी हमने देखा है, पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने काफ़ी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना पड़ेगा और उसके लिए हम तत्पर हैं। मिस्टर आनंद। यस प्लीज।
during this shelling and firing incident, there are inputs that unarmed Pakistan tried to actually push in unarmed terrorists from their launching pads. There are inputs that some of them have crossed. Is it true? Second, are Pakistan now pushing in more special forces? There are inputs also that in Pahalgam also 2 of them have been identified. And is there any possibility the encounters that are taking place from Katwa onwards to Kashtawar area and they are highly trained? Can you brief on this? Well, so this is true that the kind of training that has been imparted to the recent type of foreign terrorists who have infiltrated is of a slightly different measure. Of course, that is not a challenge that the Indian forces cannot take head on. We have had successful kills both in the Jammu and the Kashmir region in the recent times, and we, along with the army and the police and the CAPFs, other CAPFs which are operating in the valley and in the Jammu region, we are totally committed to the cause of eradicating terrorism. As far as the question of certain kind of terrorists who are ready to either infiltrate or have successfully infiltrated, well, these inputs are being verified, and as of now we cannot definitively state in a definite manner as to from where or how many would have infiltrated. These inputs keep coming, they keep pouring in. It is our job to assess along with the intelligence agencies to see which input carries weight and which requires further investigation. So this is an ongoing job, and as I said, we cannot let our guard down in Jammu for a second, and the BSF is maintaining highest possible vigil, and we will continue to do so into times to come. Any more question? The last question from your side. Good morning, sir. Myself, Sunil Bhatt from the India Today Group. First of all, many congratulations to all of you on the success of Operation Sindoor. We are all proud of our brave hearts, our armed forces. Sir, my question is related to the challenge that is posed through the terror tunnels. This question was raised here earlier also, but my specific question is that in the recent past, in last 2-3 years, we are seeing a trend that now terrorists are infiltrating from the India-Pakistan international border, and then with the help of their local overground workers, they are able to reach the hilly areas of Jammu region, whether it's Doda, Kishtwar, Rajouri, Poonch. So, sir, there are vulnerable sections along the India-Pakistan international border. There are certain sections where, the entire stretch is surrounded by Sarkanda Ghas, and terror tunnels have also been dug by terrorists with the help of Pakistani rangers. So what has been done to, detect these tunnels and to identify the vulnerable points and to stop infiltration from them, from those points? My second question is that, there was talk of smart fencing at the India-Pakistan international border. There is a section that where smart fencing has been laid, but I think the aim is to ensure that there is smart fencing all along the India-Pakistan international border. How long is it going to take, and what is the status of smart fencing? Thank you, sir. Right, so thank you. Again, a pertinent question that has been raised. As I mentioned before, tunnels or any other means of infiltration have to be dealt with by the BSF here, and of course at the LOC by the army which is stationed there. As far as infiltration is concerned, what we have seen on the other side is that there are areas deliberately left uncut on the other side by Pakistan, and they try to ensure that we are unable to see what kind of activity is taking place on the other side. So while that has been a challenge, however, we've also acquired our own technologies in terms of our UAVs and high-rise surveillance equipment, which can see in depth as to what kind of activity is taking place on the other side. And on 8th night, when we were able to witness a group of persons moving towards the IB, that was using one of those modern assets that we have in our armory. It is of prime importance for us to ensure that the technology is deployed in such a manner that we are able to neutralize infiltration.
we have a system known as the Comprehensive Integrated Border Management System, CIBMS in short. A pilot was done way back in the year 2017-2018, which has given us very, very good results. And when the Honorable Union Home Minister visited our border outpost in the month of April, a demonstration was also presented before him. And now, with assistance from the Ministry of Home Affairs, Government of India, and of course from our own headquarters, we expect that a lot of technology infusion will take place in the months, if not weeks, to come. And it is our endeavor to have every inch of our IB under the Comprehensive Integrated Border Management System. So that is a system wherein we would get to know any kind of movement happening both across as also behind on a real-time basis. So Jammu is a top priority area for the government, and I'm sure in the days to come, as I said, a lot of technology infusion would take place, and that would really help us mitigate any kind of infiltration inputs that we get. Thank you, sir. Since there is no more question, I thanks to all my media friends once again for their active participation and attendance. Synergy is once again visible. It's already known fact that BSF and media both are working for the same cause and in the interest of our nation. But we need our continued and constant support in showcasing our national cause. Let this bond and association be stronger, more reliable and fruitful. Now request to all our media friends and officials who are present here to kindly join us on high tea arranged outside the auditorium and honor us. Thank you. And thank you very during much. the tea, you will also be able to interact with our brave border men and women who were posted at the front line. Thank you.